Hello students, welcome to GoPrep. My name is Anureet and I'm a physics tutor at GoPrep. Today we will discuss question paper of GTSE slot 3. ठीक है, हम solutions discuss करेंगे. So I'll start with the physics section. So let's start with question number 1 from physics section. So here is the question. A skydiver travels a distance 50 meter without air resistance after bailing out. तो सबसे पहले वो ड्रॉप होगा, ठीक है, दैट डाइवर. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट डाइवर विल बी 0. तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है अंडर फ्री फॉल? ही इज डूइंग फ्री फॉल फॉर 50 मीटर. तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ड्यूरिंग दिस? विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट. सो लेट्स टेक डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव. तो हम पूरा डेटा लिख लेते हैं पहले अपना. तो यहाँ पे जब वो रीच करेगा उसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी ऑब्वियसली. सो व्हेन द पैराशूट ओपन्स, तो यहाँ पे आके वो पैराशूट ओपन कर देता है और उसके बाद वो फ्री फॉल नहीं कर रहा, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है. कितनी है? -2 meter per second square. Why it is minus? Because he is deaccelerating, right? So he landed on the ground with velocity this, with speed this, right? तो वो लैंड करता है ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से? तो यहाँ पे ग्राउंड है 3 मीटर पर सेकेंड से वो लैंड करता है. बहुत बढ़िया. व्हाट हाइट डिड द स्काई डाइवर बेल्स आउट? तो आपको ये टोटल हाइट बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना हाइट है. वी नीड टू फाइंड दिस. दैट्स द क्वेश्चन. So to find that, we know this is 50 meter. We just need to find the displacement under this motion, right? So we need to find this displacement. तो इसको displacement को निकालने के लिए हम क्या लगा सकते हैं? V square minus U square is equal to 2as लगा सकते हैं. But for that we have acceleration. Yes, we have that acceleration -2. What about the displacement? We need to find the displacement. What about the final velocity? It is 3 का square. Initial velocity हमें निकालना पड़ेगा. So what about this U का square? That U is the initial velocity for this motion is the final velocity of this motion, right? So let's find out this velocity. यहाँ पे कितना velocity है उसका value निकाल लेते हैं. How to find that velocity? Again same equation लगाएंगे but for this part. So initial velocity for that part is 0. Final velocity we need to find. And displacement for that part is 50 meter. And acceleration is also positive, that is plus 9.8 meter per second square. Okay. So let's find out. So final velocity is V, initial is 0 to 9.8 into 50. So when you will solve, you can directly put this V square, right? So we just need this V square, 2 into 9.8 into 50. तो इसकी वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देते हैं? इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो अपने पास आंसर आएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 into 9.8 into 50 का स्क्वायर into 50. दैट्स इट. ये ऑलरेडी V स्क्वायर है इज इक्वल टू -4 into S. तो यहां से इस इक्वेशन से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ S, और S की जो वैल्यू आएगी यू कैन डू दैट यूजिंग अ कैलकुलेटर, राइट. देन यू विल गेट द आंसर एज 293 मीटर. ठीक है. सो यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन. यू जस्ट नीड टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट S. ग्रेट. सो इट वाज इजी वन. इट वाज नॉट इजी, इट वाज लिटरली थोड़ा सा टफ था, है ना. So force time graph for a linear motion is shown in the figure. So this is FT graph given to us. Great. So linear momentum gained between 0 to 8 second. तो ये 0 से लेकर 8 सेकेंड में कितना linear momentum इसने gain किया है ये हमें find करना है. ठीक है. तो एक चीज हमें पता है कि जो FT ग्राफ होता है, एरिया अंडर द FT ग्राफ क्या देगा? देखो कोई भी ग्राफ का जो एरिया होता है वो कौन सी क्वांटिटी देगा वो निकालने के लिए आप पता है क्या करो? y इंटू एक्स कर लो. तो y इंटू एक्स जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर दैट ग्राफ. तो यहाँ पे देखो f इंटू टी क्या होता है? f इंटू टी तो चेंज इन मोमेंटम होता है, राइट. सो चेंज इन मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर ft ग्राफ, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ. तो इस ग्राफ के अंडर एरिया निकालना था 8 सेकेंड के अंदर. तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, ये नीचे वाला ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया अगर हम कर दे लाइक लेट्स से A1 एंड A2, लेट्स ऐड A1 एंड A2. सो दिस A1 एंड A2 इज इक्वल टू प्लस A1 A2 इज इक्वल टू A3. इस एरिया के इक्वल है, राइट. यू कैन सी दैट. तो इसका मतलब जितना ऊपर एरिया है उतना ही नीचे एरिया है, और जो नीचे वाला एरिया होता है बिलो द एक्स एक्सिस दैट एरिया इज नेगेटिव, क्योंकि एक डायमेंशन क्या है उसकी? नेगेटिव है, राइट. वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है. सो दिस एरिया इज नेगेटिव. सो A1 प्लस A2 क्या आएगा? एक नेगेटिव एरिया आएगा. सो दिस इज पॉजिटिव एरिया. ठीक है. सो दिस इज पॉजिटिव एरिया. तो टोटल एरिया कितना आएगा? इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा? द टोटल ऑफ A1 प्लस A2 विल बी इक्वल टू A3 एंड दिस टोटल इज नेगेटिव. सो ये कैंसल आउट हो जाएंगे. सो A3 इज इक्वल टू
minus A1 plus A2. So you can see A3 plus A1 plus A2 is equal to 0. So total area under FT graph कितना आ रहा है? That comes out to be 0. So change in momentum कितना आ रहा है? So change in momentum is area under FT graph. तो change in momentum भी क्या होगा? That will also be 0. Okay. The neutral electroscope is touched with a positively charged rod. तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या बताता है कि कोई भी रॉड चार्ज है, कंडक्टर या फिर whatever is coming near it, that is charged or अनचार्ज. और कौन सा चार्ज है ये भी हम इलेक्ट्रोस्कोप से पता कर सकते हैं ना. तो फिलहाल के लिए हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोस्कोप है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है. दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्कोप इज नॉट चार्ज. सो दिस इज आवर इलेक्ट्रोस्कोप. तो इसके जो लीव्स होंगे वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहे होंगे इनिशियली. सो अभी आप जैसे ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रॉड को लेके आते हो, उसको क्या करते हो, उसके साथ टच करवा देते हो. So when you will touch this rod with the metal plate of this electroscope, what will happen? Some electron will flow from this metallic plate to this rod, right? तो इस मतलब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा. तो इस पूरे, ये कंडक्टर है ना, कंडक्टर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कहाँ, मतलब इट डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ ऑन द होल बॉडी ऑफ द कंडक्टर. तो यहाँ पे पूरा बॉडी पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. सो व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोस्कोप? इट शुड बी पॉजिटिवली चार्ज. इट शुड गेट पॉजिटिवली चार्ज. ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ F1. तो यहाँ पे F1 फोर्स लग रहा है, तो दिस इज एक्सेलरेटिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन है. While later an opposing force of F2, तो यहाँ पे F2 फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया. पहले F1 इधर लग रहा था, अब F2 फोर्स अप्लाई कर दिया उसके ऊपर. ठीक है. ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड. नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ द फोर्सेस इज सेम. तो जब अप्लाई करना स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पे इसके पास कुछ ऑलरेडी वेलोसिटी गेन हो चुकी होगी ना, बिकॉज ऑफ F1. ठीक है. तो जब आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा दिया तो अब F नेट क्या है, 0. तो अगेन F नेट इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, न्यूटन का सेकेंड लॉ. ठीक है. तो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मोमेंटम तो चेंज ही नहीं होगा. तो जितना वेलोसिटी इसका पहले था उतनी ही वेलोसिटी से ये मूव ऑन करता रहेगा. तो ऑब्जेक्ट विल मूव एट द कांस्टेंट वेलोसिटी इज द करेक्ट आंसर. कि मोमेंटम इज नॉट चेंजिंग बिकॉज देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. ग्रेट. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्टेटमेंट्स? सो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. ऑप्टिकल डेंसिटी एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम आर सेम. रॉन्ग. डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड ऑप्टिकल डेंसिटी सेम नहीं होता है. ऑप्टिकल डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है ना. मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मोर इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम. मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट कैन बी ग्रेटर देन दिस. बिल्कुल गलत. मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है, दिस इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸, दैट इज इन वैक्यूम. मोर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द मीडियम, मोर इज इट्स ऑप्टिकल डेंसिटी, दैट इज करेक्ट. More the value of refractive index for a medium, lesser is the velocity of the light in that medium. That's correct. So medium denser होता है तो उसमें velocity क्या हो जाती है, velocity is equal to, okay, refractive index is equal to क्या होता है, that you will study in higher classes, refractive index का formula. ठीक है. उसके simple अगर आपको याद है तो refractive index is equal to ratio of speed of light in vacuum to speed of light in that medium. So this is inversely proportional to the refractive index. So more is the refractive index, lesser is the speed, right? Lesser is the speed of light in that medium. So 3 and 4 are correct statements. So C is the correct answer. Okay. Okay, great. So if iron key is needed to be electroplated, then identify the solution X from the following. Okay. So let's see what is the anode over here. So this is cathode जिसको इलेक्ट्रोप्लेट करना है, that is iron की. एंड एनोड क्या है, प्योर कॉपर है. और सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सॉल्यूशन के अंदर भी कॉपर के आयंस होने चाहिए. तो कॉपर के आयंस कौन से ऑप्शन में है, कॉपर सल्फेट में है, राइट. तो कॉपर सल्फेट इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होना चाहिए, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होना चाहिए. इलेक्ट्रोलाइट शुड बी कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फॉर आयरन की टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद कॉपर मेटल. ओके, दैट्स इट. So that's it. This is the last question from physics session. Okay. Now, respective chemistry teacher will start with the chemistry section. Hello students, welcome. My name is Pragya Mishra and I am your chemistry faculty. So here we are with the discussion of the questions which has been asked
in the GTAC slot 3. So I hope आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया है. So let's begin the discussion of the questions. Let's start. So the very first question जो आपसे पूछा गया था that was choose the amphoteric oxide. Amphoteric oxide आपको बताना है. amphoteric oxides वो oxides होते हैं जो एसिड और बेसिस दोनों से रिएक्ट करते हैं to form their corresponding salt. So you have been given 4 options: SnO2, CO2, SiO2 and CO2, राइट. सो आपको ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें से आपको बताना है कि कौन कौन से ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं. चलिएगा. सो इसमें से बच्चों जो आपका टिन ऑक्साइड है दैट इज SnO2 इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड, क्योंकि ये आपका एसिड, जैसे कि हम इसकी रिएक्शन देख सकते हैं, टिन ऑक्साइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हम इसकी रिएक्शन करके देखेंगे विद अ बेस एज वेल, राइट. हमने एक एसिड ले लिया विच वाज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड. जब आपका टिन ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है टिन क्लोराइड प्लस वाटर, और जब ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है बच्चों तो ये बनाता है सोडियम that is Na2SNO3 plus water. ओके. सो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्शन की है, देन इट फॉर्म्ड कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, और जब बेस के साथ रिएक्शन की है तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाया है. सो विच सेज कि आपका टिन ऑक्साइड जो है वो है आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था. मोहन wants to perform the displacement reaction between aqueous copper nitrate and zinc in which the color of the solution changes from blue to colorless, but he does not have zinc. Then the element that can be used by him in place of zinc. Okay, so मोहन को एक परफॉर्म करना है एक्सपेरिमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन परफॉर्म करनी है. किस किस के बीच में? कॉपर नाइट्रेट के बीच में एंड जिंक, राइट, जिसमें इन विच द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंज होगा आपका ब्लू से कलरलेस में. बस उसके पास जिंक नहीं है. सो हाउ कैन ही रिप्लेस जिंक? जिंक को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? तो देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सबसे पहले तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट है दैट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. यही करते हैं बच्चे. जो क्या करते हैं हम इसमें, मोर रिएक्टिव जो आपका एलिमेंट होता है that replaces less reactive element, right? इसीलिए हम इसको बोलते हैं बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कॉन्सेप्ट. अब ऑन एडिंग, जब आप ऐड करते हो जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ, तो जिंक क्या करता है बच्चों, रिप्लेस कर देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट से, और क्या बनाता है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन. इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब जिंक की रिएक्शन हो रही है बच्चों, यू हैव जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, देन इट इज फॉर्मिंग जिंक सल्फेट एंड इट हैज रिप्लेस्ड कॉपर, राइट, फ्रॉम इट्स सॉल्ट. दिस इज इंडिकेटेड बाय द कलर चेंजेस, जो कि आपका ब्लू से कलरलेस में चेंज हो जाता है. अब ही डज नॉट हैव जिंक, सो जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सिर्फ आपका बच्चे एल्यूमिनियम है दैट कैन रिप्लेस कॉपर, राइट, दैट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हैं बच्चों, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी, ये सभी आपके बिलो प्लेस्ड होते हैं फ्रॉम कॉपर. जैसे कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है, तो यस, आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कैसे रिएक्टिविटी सीरीज में प्लेस होता है. तो आई एम राइटिंग दिस फॉर यू. There is a poem as well. If you want, you can learn that. Prince of Saudi caught monkey and cat. Zebra is teasing Lomdi. Zebra is teasing Lomdi. His carpenter sits
on ground with parrot, right? So ये आपकी यहाँ से पीरियोडिक रिएक्टिविटी सीरीज है. पोटेशियम से स्टार्ट है, देन जिंक एंड देन हाइड्रोजन. तो आप देखिएगा कॉपर से ऊपर यहाँ पर आपका एल्यूमिनियम है, सो एल्यूमिनियम कैन रिप्लेस कॉपर. सो इसीलिए आपका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैथड डिपेंड्स ऑन. आपको बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मैथड किस पर डिपेंड करता है. देखिए, जब दो सॉलिड्स, व्हेन टू सॉलिड्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटीज, राइट? When two solutions have different solubilities in a given solvent, that can be separated by using crystallization. So इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन ए, solubility difference होना चाहिए, right? Moving to the next question, in the chemistry lab, there was an unidentified salt of potassium, here X. Ram mixed the solution of lead nitrate to the solution of X and obtained a precipitate of yellow color. So we have to identify what is X. ओके. सो अब बच्चों आपको बताना है कि व्हाट इज एक्स. आपको क्या दिया है? लेड नाइट्रेट, राइट? अब आपको क्या करना है? आपको बताना है किसके साथ रिएक्शन हो रही है हमारे लेड नाइट्रेट की. ओके, देखिए. सो बच्चों, जब भी लेड नाइट्रेट आपका पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है, व्हेनेवर इट इज रिएक्टिंग विद पोटेशियम iodide, it forms lead iodide, okay, and आपका बनता है पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, सो ये बच्चों जो आपका प्रेसिपिटेट है दैट इज ऑफ येलो कलर, राइट? सो यहाँ पर बच्चों सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, विच इज पोटेशियम आयोडाइड. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The head of a matchstick contains a mixture of antimony, trisulfide, potassium chlorate, starch and some other product. For combustion, it is struck against a rough surface made of powdered glass and red phosphorus. Which of the following substance will be the first to get ignited when the match is struck against a rough surface? So, आपको 4 options दिए हैं बच्चों. एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, रेड फॉस्फोरस एंड पाउडर्ड ग्लास. इन सभी में से जब भी आप मैच को स्ट्रक करेंगे बिटवीन द रफ सरफेस, red phosphorus obtains its ignition temperature through the heat of friction and gets converted into white phosphorus. Red phosphorus आपका convert हो जाता है white phosphorus में because it attains the ignition temperature through the heat of friction, which immediately reacts with potassium chlorate. और फिर ये रिएक्ट करता है पोटेशियम क्लोरेट एंड देन एंटीमनी ट्राइसल्फाइड टू स्टार्ट द कंबशन. सो द फर्स्ट one to get ignite was red phosphorus, इसीलिए the सही option is red phosphorus. Moving to the next one, we all know that evaporation causes cooling. Which of the following phenomena is based on the principle of evaporation? You have been given 4 options. Formation of water drops on the surface of a cold drink bottle, formation of crystal of ice on the inner of lid of an ice cream box in the freezer, stretching out of tongues by dogs during summer, white foggy appearance on the surface of ice blocks. आपको बताना है which is the phenomena is based on the principle of evaporation. तो इसमें से बच्चों dogs जो होते हैं they stretch out their tongues during summer because the surface area of the tongue provides a scope of evaporation which protects the body from overheating during summer. इसीलिए सही आंसर है बच्चे ऑप्शन सी, राइट? ये आपका कंडेंसेशन है बच्चों. वाटर ड्रॉप्स जो आपकी ड्रिंकिंग बॉटल पर दिखती है दैट इज व्हाट इज दैट? दैट इज कंडेंसेशन. क्रिस्टल जो बन जाते हैं दैट इज क्रिस्टलाइजेशन, या आप कह सकते हो सॉलिडिफिकेशन. ओके, सो यस दैट इज इट. मूविंग टू द नेक्स्ट. Rakesh had an unknown salt Z. He divided it into 2 equal halves, partition A and B. Portion A was heated in a boiling tube which resulted in the formation of a yellow residue along with reddish brown fumes. To portion B, sodium hydroxide solution was added which resulted in the formation of a white precipitate. Identify the cation and anion present in the Z. तो आपको बताना है, you have been given some observation. देखिए राकेश के पास एक unknown salt है, he divided it in 2 equal halves, portion A and B.
अब उसने क्या किया, ए को हीट किया इन बॉइलिंग ट्यूब में, विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ येलो रेजिड्यू अलॉन्ग विद रेडिश ब्राउन फ्यूम्स. ओके, तो बच्चों पोर्शन बी में क्या हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाज एडेड विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट प्रेसिपिटेट. आपको बताना है व्हाट आर द कैटाइंस एंड एनाइंस प्रेजेंट इन जी. 4 ऑप्शन है आपके पास, जिंक एंड सल्फेट, लेड एंड क्लोराइड, कॉपर एंड नाइट्रेट, लेड एंड नाइट्रेट. चलिएगा देखते हैं. तो सबसे पहले तो जो आपके पास सॉल्ट है, जब 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया, पोर्शन ए को हीट किया, फॉर्मेशन ऑफ येलो रेजिड्यू विच शोज कि आपका यहां पर लेड प्रेजेंट है. ओके, अब देखिए लेड प्रेजेंट है तो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया एंड ऑप्शन सी रूल आउट हो गया. नाउ वी कैन सी ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी. ओके, अब देखिएगा आपके पास है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट यू हैव. क्या करना है आपको, इसको आपको हीट करना है. हीट कर रहे हैं आप, ओके फाइन, दिस इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन. हीट किया है आपने, तो अब बच्चों इसको क्या होगा, ये डिकम्पोज होगा कितने प्रोडक्ट्स में, लेड ऑक्साइड विच इज PbO NO2 plus oxygen, right? So this is the decomposition reaction which took place here. So you can balance this reaction. This is half O2, fine. So yes, this is the decomposition जहां पर आपका पहला जो है that is your lead. आपको पता चल गया कि पहला जो आपका पार्ट है, पोर्शन है, that is lead. अब आपको बताना है जो कैटाइन है that is lead, that is confirmed. अब आपको बताना है एनाइन क्या है. अब देखिए बच्चों, लेड नाइट्रेट को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है बच्चों, व्हेन यू रिएक्टेड देन यू हैव सोडियम नाइट्रेट विच इज NaNO3 और बच्चों बनता है आपका लेड ऑक्साइड. लेड ऑक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट है बच्चों, राइट. सो आपका कैटाइन जो है दैट इज लेड एंड जो आपका एनाइन है दैट इज नाइट्रेट. सो हमारा सही जो विच इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन डी. So these were the questions of chemistry, dear students. Now let's discuss the questions of biology. Hello students, I hope that your GTSC exam went very well and you are very much excited to know the answers of the various questions. So I am Abha Pandey, your biology faculty at GoPrep. I am going to discuss the biology questions of the GTSC exam. So the very first question in the biology part was, an athlete after running for a kilometer marathon starts breathing very heavily. His breathing rate would be defined as the number of times he breathes in. So the breathing rate is the number of time we breathe in a minute. As he was running, so the demand of oxygen was increasing, which is responsible for the increase in the breathing rate. So the next fill up is, it increases because the demand for dash increases. It increases because the demand for oxygen increases. So the answer for the question number 14 is B. Moving to the next question. The next question is saying curd formation in milk depends on which of the following reaction. If you remember, the bacteria which is involved in the formation of curd is the lactobacillus. So if we talk about the lactobacillus, it is a bacteria which undergo the process of lactic acid fermentation. It performs the process of lactic acid fermentation, which converts the lactose sugar of milk into lactic acid, which is responsible for the coagulation of the milk, that is curdling of the milk. So the answer for the question number 15 is D. I hope you have marked it correctly. Moving to the question number 16, the question number 16 is saying, what do X, Y and Z represents in the figure given below? So if you can see, female, beneath the female it is written ovary, which means it is ovary is the female reproductive organ, primary reproductive organ in the female. So which means we have to write the primary reproductive organ in the male. So if we talk about the males, they have testis as the primary reproductive organ. So the X should be testis. Now
Beneath the X, it is written sperm. So testis is responsible for the formation of sperm, which is male gamete. So in the Y part, we need to answer the female gamete. So the female gamete is ovum, and they both undergo the process of fertilization. So X should be testis, Y should be ovum, and Z should be fertilization. So D option is correct. I hope you have marked it correctly. Moving to the next question. The question is saying study the given figure carefully, in which direction the net movement of water will take place. So let us see the image. So if you are seeing the image, it is saying that this is the semi-permeable membrane, this is solution 1 and this is the solution 2. The light color circle represents the water molecule while the dark one represents the solute molecule. So if I can see in this solution 1 and solution 2, in the solution 1 the light one is more, which means the water molecule is more, as if we compare with the solution 2 which has more the solute molecules, which means the water will move from solution 1 to solution 2, that is from its higher concentration to a lower concentration by the process of osmosis. Now we need to tell the net movement of water. So the net movement of water will take place from solution 1 to solution 2. Moving to the next question. Match the following. We need to match the following. So thylakoids. If we talk about the thylakoids, they are the coin-like structure which is present in the chloroplast. So we need to see the options. So basically they are flat membranous sacs in stroma. So 1 should be 3. Cristae, they are enfoldings of the inner membrane of the mitochondria. So it should be 4. If I talk about cisternae, they are disc-shaped structure, the disc-shaped sacs in the Golgi apparatus. So it should be 1. And if we talk about the chromosome, we all know that it is a condensed structure of DNA. Okay, so basically condensed structure of chromatin. So okay, so our correct answer will be first should be 3, second should be 4, third should be 1, and fourth should be second. So first, if we talk about first should be 3. So first should be 3. We have this option. Second should be 4. Second should be 4. So the correct answer is option D. Moving to the next question. The next question is saying substance like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called dash. If we talk about, it is written here the carbon dioxide and oxygen, which means they both are gaseous substance. So they will just directly move across the cell membrane by simple diffusion. So the correct answer is option B. Now, moving to the next question. The question is saying which of the following is not the basic characteristic of classification. If you talk about any classification, it like the criteria it should take, that whether the organism is unicellular or multicellular. You talk about the level of organization. It has a cellular level of organization, tissue level, organ, or etc. What is the mode of nutrition? Whether the organism is autotrophic or heterotrophic. It never consider the color of the organism. So the correct answer is option B. I hope you have marked the questions very correctly and you like the questions too. Now you can discuss your mathematics part. Hello guys, welcome to the math section. We're going to do the questions from the slot 3. Let's try to do the first question. So according to this first question, you can directly see that this is the fifth root of 32 to the power minus 3, right? So we can take this as, so we know that 32 is nothing but 2 to the power 5. So we can write this as 2 to the power 5 to the power minus 3, and we can take this square, this fifth root, as 1 upon 5, right? Whatever is the power here, it comes in fraction, right? The power like that. So yes guys, you can cancel this 5 and 5 and will come with 3 to 2 to the power minus 3. It will only remain like that. So now it is 1 upon 2 to the power 3, and this is nothing but 1 upon 8. So A is the right answer. Let's go ahead. So this is an easy question. Let's go for the next question. So according to this question, this is a question of rationalization, you can say. So guys, 3 plus root 8. So directly you need to understand that this is x. If you want to find out 1 upon x, because that is going to help you a lot. So 3 plus root 8, you have to rationalize this.
3 minus root 8, sorry, and okay, so first of all we need to change it. So first of all, you cannot let it like that, right? So we'll change it, 1 upon x कर देंगे पहले. So what is 1 upon x? That is 1 upon 3 plus root 8, right? And then we'll multiply 3 minus root 8 and 3 minus root 8. Now you can solve it, right? 3 minus root 8 in the numerator, and the denominator will become 9 minus 8. That is going to be 1, right? A square minus b square. So this is 1 upon x. Similarly, 1 upon y, if you will try to do that, will come like, so 1 upon y will be 1 upon 3 minus root 8, and you have to multiply this 3 plus root 8, 3 plus root 8. So it will come like 3 plus root 8 here. So 1 upon x is 3 minus root 8, and 1 upon y is 3 plus root 8. Now we have to find out 1 upon x square plus 1 upon y square. So that's what I am doing here, 3 minus root 8 whole square and 3 plus root 8 whole square. 3 minus root 8 whole square, so for a square 9, b square 8 minus 2ab. Similarly, y square is a square 9, b square 8 plus 2ab. So now if you add this, if you to add this, like you have to add this, so this minus sign and this plus sign will get cancelled because they have the same magnitude. So it will remain with 9 plus 8 plus 9 plus 8, that is 17 plus 17, that is 34. So that is what we are looking for. B is the right answer. Let's go ahead. Now let's look at this question. This is the question of factor theorem. So you need to understand how can we apply factor theorem. So guys, if x minus a, right, is a factor of fx, so that means f of a is equal to 0, right? If ax minus b is a factor, then f of b upon a must be equal to 0. So similar here, so what is a upon, so this is a and this is b, so b upon a is 4 upon 2, that is 2. So f of 2 must be equal to 0. That will help us to find the value of a. So it is 2 to the power 4 minus a into 2 cube plus 2 into 2 square minus 7 into 2 plus 2. If you will solve this, and this must be equal to 0, so that's how you are going to find the value of a. To find the value of a, simply you just have to solve it like that. A is equal to 3 upon 2, you'll get a is equal to 3 upon 2. You have to solve it like that, you'll get it, right? So yes, 3 upon 2 is the answer. C is the right answer. Let's go ahead, guys. You can solve this right away from here. Now this question is very, this is based on identities, right? So we need to understand what are identities. So guys, identity, kaun si identity hai, that's only we need to understand right here. So we can see a square, kind of b square, and then we can see some other square number, and then there are a, b, b, c, c, a kind of thing, right? No squaring terms. So yes, that could be the answer, right? If there is a plus c, b plus c ka whole square is a square plus b square plus c square, and that is also evident from the options also, right? So 2ab plus 2bc plus 2ca. You just have to look at what is a, b and c for us here. So can we take it as 2a ka whole square, b ka whole square, and then take it 2 ka whole square, that is 4, right? This 4. And then you have to take 2ab, that is 2 into 2a into b, right? That is 4ab. So our job is yet, abhi tak ho raha hai kaam, right? Still done, right? Then 2bc. So bc is b into 2, that is 4b, that is also there. And the last thing is 2ca. Ca is what? 2 into b into 2, that is, sorry, 2ca. Sorry, this is 2ab, 2bc, 2ca. So ca is 2 and this is 2a here. 2a. So 2 into 2 into 2, that is 8a. So therefore 8a is also there. So therefore we can see only that it is nothing but 2a plus b plus 2 whole square, and that is what we have expanded. Now let's go for the next question. In this question, guys, what are the coordinates of a point that lies on the negative x-axis? तो पहले आपको देख लेना negative x-axis पे है ये point, तो यहाँ पर कहीं होनी चाहिए, and has a distance of 7 units from 2, 0. So this is the point 2, 0, right? X is 2 and y is 0. 7 units from there, so it is going 7 units like this. So 2 units तो यहीं पर खत्म हो जाएंगे at 0, 0, and then it has to go 5 units more left, right, on the negative x-axis. So guys, now the scene is very clear, right?
So x is going to be minus 5 and y is again going to be 0 because it is on the x axis. So minus 5, 0 will be the right answer. So B is the right answer. Again, in this question, you have to find out the coordinates for A and D. So A is very evidently 0, 0, right? It is the origin. So only A and B could be correct. Now look at D. So the x is 2 and y is 5. X is 2 and y is 5. So 2, 5. So A is the right answer. Now let's look at this question. A polygon has 27 diagonals. How many sides does it have? So guys, this is the formula you need to remember. That is the formula for number of diagonals, right? And you have to find, and n is the number of sides. So you have to solve this to get the number of polygon, number of diagonals. It can be proved by taking any, like you take any square or something, any polygon, you can find that this formula is correct. So this is 27. So guys, one method could be that you do it through a quadratic equation, right? You do it like n square minus 3n is equal to 54 and then you solve it. The other method will be like putting these options here. So when you will put it, you'll get 7 into 7 minus 3, that is not giving you 27 upon, right? It is not giving you 54, right? You can write it like this. N into n minus 3 must be equal to 54. Now you are getting like n ki koi value rakh le, so you can even guess what could be this. So I can only guess that this could be 9 and this could be 6. Right, that is what we are looking for. So 9 is the right answer. In any other cases, you are not going to get 54. So guys, this could be a trick to solve this question and don't indulge into lot many quadratic equations formulas. So let's do this question again. So this question is a very simple question. Divide upon 2x is equal to 2 to the power 20. I told you like we can always write it in fraction. So this will become 4. We have to subtract 2 to the power 5x minus x is 4x is equal to 2 to the power 4. So now the base is same, the power must be same as well. So 4x is equal to 4, so x is equal to 1. Right? If the base is same, the powers must be same. So D is the right answer. Now this is again a very simple question. It's a very arithmetic type of question. What should be multiplied by A? Right? By what number A should be divided so that we get B? So the thing is you need to divide it by B so that you can get X. So that's what we are going to do. We are going to divide minus 2 upon 3 to the power minus 3 by 4 upon 9 to the power minus 2. And we are going to solve this. So minus 3 है बेटा, तो इसको सीधा ही इसको वो कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, right? Because a to the power minus 1 का क्या मतलब होता है 1 upon a. So इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो 3 upon 2, ठीक है, माइनस इसके साथ रहने देता हूं मैं, right? And this is 3 and divide by 9 upon 4 और ये आ जाएगा यहाँ पर 2. So now you can even keep it 9 को 3 स्क्वायर कर दो, इसको 4 स्क्वायर कर दो. So you can write 3 to the power 3 upon minus 2 to the power 3 and that is divided by, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 upon 9. 4 को लिख दिया मैंने 2 to the power 2 और इसको लिख दिया 3 to the power 2 का whole square, right? Reciprocal करके, हाँ. So now we can solve this 3 to the power 3 into 2 to the power 4 divided by minus 2 to the power 3 into 3 to the power 4. So we are going to get a 3 in the denominator and we are going to get a 2 minus 2 actually in the numerator. So the answer is going to be minus 2 upon 3. So yes, B is the right answer. Yes, you can solve it from here and you'll get it. Okay guys, so yeah, so this question, so the diagonals AC and BD of a parallelogram intersect at O. So I've drawn the diagram, I'll show you. So ABCD is a parallelogram, right? So you know all the properties of parallelogram, all the sides are parallel, right? Opposite sides are parallel actually. So it's DAO, right? DAC is given as 32, this angle is 32. AOB is given as 70, we have to find out angle DBC. So guys, if this is 32, this couldn't be anything except 32 because parallel line alternate angles, right? Now guys, we know that this is 70, so this is also the exterior angle. Exterior angle का property क्या है? Exterior angle की property है कि ये angle जो होगा वो इन दोनों opposite angles के sum के equal होगा. So this 70 is going to be equal to 32 plus ये जो भी angle x. So x is equal to 70 minus 32 and that is going to be 38. No doubt about it. Very simple question. C is the right answer.
Okay guys, let's go for the next question. This is a again very easy question. X is root under 0.01. So can I again write X is as root under 1 upon 100, and that is 1 upon 10. Right, X is this. Y is root 25. I don't know why can't they write simply 5. Everybody knows that, right? Find the value of X into Y. 5 into 1 upon 10. What will you get, beta? 1 upon 2. That is 0.5. So B is the right answer. No doubt about it. Now let's do this question. What should the least number that is should be multiplied so that you get a perfect cube? तो मैंने इसका वो कर रखा है. 324 का करेंगे 2, 162, 281, 327, 39, 33, 31. Right. So now you can see we have to make triplets. तो दो के ट्रिपलेट में क्या मिसिंग है? एक 2 मिसिंग है, अलग से लिख लिया. 3 के ट्रिपलेट, एक ट्रिपलेट पूरा हो रहा है, एक पूरा करने के लिए हमको 2 3 और चाहिए. So you are multiplying 3 into 3. अगर हम ये मल्टीप्लाई कर दे 324 में, so we'll get a perfect cube. So what is this number? 3 3 ja 9, sorry 2 3 ja 6 and 6 3 ja 18. So that is what we are getting. Right, great. So 18 guys. So that is the answer. Okay, now let's look at this question. This question is again very easy. So yes guys, X is equal to 1. Right. अगर ये बोला गया है कि Px is such a kind of number and Qx is such a kind of function, right? It is given that X is equal to 1 is a 0. तो मैंने जैसे बताया था बेटा, if X is equal to 1 is equal to 0, that means P of 1 must be equal to 0. Right, and also Q of 1 must be equal to 0 because X is equal to 1 is 0 of both. So now let's put it. A into 1 plus B plus C must be equal to 0. 1 1 रख देंगे X के बदले तो. And again A plus B must be equal to 0. अगर यहाँ पर 1 रख दिया तो. So finally, if A plus B is equal to 0, that means 0 plus C is equal to 0. So C is equal to 0. No doubt about it. So D is the right answer. Find the factorized form of this. So guys, if you look at this very closely, you can see this is the identity. A minus B whole square and minus C square. Now this is looking like X square minus Y square, right? What is the formula? X plus Y into X minus Y. So that's what we are going to do. A minus B plus C and A minus B minus C. What could be the answer? A minus B minus C, A minus B plus C. So A is going to be the answer. Yes, that's what we are getting, A. Now let's try to solve this question. A circumference of the circular base of a cylinder is 44. तो ये कोई सिलेंडर है बेटा और इसका सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, यानी कि 2 पाई r की वैल्यू दी हुई है 44, हाइट की वैल्यू दी हुई है 15. आपको वॉल्यूम पता करना है जिसका वैल्यू होता है पाई r स्क्वायर h. So 2 pi r से we can find the value of r and then we can put that value here again, right? So that's what I have done. So 2 pi r is 44, 2 into 22 upon 7 into r is equal to 44, so r is equal to 7 and h is given as 15. This is given, right? This is given. So h 15 है तो pi r, this is the volume. So volume is pi r square, so pi into r square into 15, 7 7 cancel, 15 into 7 into 22 is 2310. That is D. Right, you can solve this, you can get it. Very easy question just based on formulas. A number decreased by 30% gives 84. So if you decrease like x minus 30% of x, you'll get 84. What is the number? So it's very easy, beta. X minus 30x upon 100 is equal to 84. So 100x minus 30x is 70x upon 100 is equal to 84. Now I can cancel this. 0 0 7 1 ja 7, 7 2 ja 14, x is equal to 120. Very easy question. C is the right answer. Now let's do this question. Which of the following is incorrect? So if you can see, negative of an irrational number is an irrational number. That's right. Minus root 2 is again irrational. Root 2 irrational tha, to ye bhi irrational hoga. The sum of a rational and irrational number is an irrational number. Exactly. 2 plus root 2 is going to be an irrational number.
The product of a non-zero rational number and an irrational number is an irrational number. Non-zero rational number ले लिया 2 और अगर उसका irrational number ले लिया कोई √2, this is going to be again an irrational number 2 √2. But the ratio of two irrational numbers is irrational number. Let's check. √2 upon √2, that is what we are getting 1. No, this is rational. False. So D is the right answer. That's what we have to find, the incorrect one. Now we are looking for the 38th question, guys. This is again a very simple question. एक coin है, right? इस coin का आपको thickness पता है 0.2 और इसका आपको radius पता है 0.75. So you can find out the volume of this coin as well. ठीक है? अगर मेल्ट करेंगे तो बेटा मेल्ट करने पर एक ही चीज चेंज नहीं होती, जो होता है उसका वॉल्यूम, वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट? एंड वी आर गोइंग टू मेक अ बिग सिलेंडर आउट ऑफ इट, और उसका भी हमको दिया हुआ है हाइट इज 8 एंड द रेडियस इज 3. सो इसकी भी जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी होना चाहिए. नंबर ऑफ पॉइंट्स बस हमको निकालने हैं. सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. सो पाई आर स्क्वायर एच, दिस विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, राइट? एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन. क्या है? पाई इंटू 0.75 इंटू 0.75 0.2. अब बेटा 0.75 को तो फटाफट से 3/4 लिखने की आदत डाल लो आप लोग, और 0.2 को 1/5 लिखने की आदत डाल लो, बिकॉज दैट इज ऑलवेज गोइंग टू यूज. 0.25 को आपको 1/4 लिखने की आदत डालनी है. सो यस, so this is not required here, but this is also required here. So I've done that. 3/4 3/4 1/5. तो फिर ये 4 मैं ऊपर ले गया, 5 भी ऊपर ले गया, 3 यहीं रह गया. So 3 कैंसिल करा. So 8 into 4 into 4 into 5. So 4 4 is 16. 80 into 8 is 640. So yes, 640 is going to be the answer. D is the right answer. तो बेटा आपको नंबर ऑफ कॉइन्स का फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स का. आप एक कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ कॉइन्स मिल जाएगा. On selling 100 pence, the man gets the selling price of 20 pence. तो हम मान लेते हैं कि selling price of 100 pence is 100x, right? SP क्या है? 100x. And what is the profit you are getting? अगर आपका selling price ये है तो profit आपको कितना मिल रहा है? 20x, right? The selling price of 100 pence is 100x, so 20 pence is 20x. Very simple. And this is also your profit. So what will be the CP? CP is SP minus profit. So that is 80x. Now you have to find out the gain percent. Gain percent is nothing. It is gain upon CP into 100. What was the gain? 20x. What was the CP? 80x into 100. X cancel. 25%. So that is going to be the answer. B is the right answer. Now let's go for the last question. This is a very very simple question, बेटा. जो exterior angle होता है किसी भी polygon का, so this is given as 40 degree. You have to find out कि इसके कितने sides हैं. So how do you find it? So 360 by n is equal to the exterior angle. So 360 upon exterior angle is equal to n. So 360 upon 40 is equal to n. So n is going to be 9. So that's all in this in the math section. You can now move to the aptitude section. I hope your examinations are well. Bye. Take care. Hello guys, I'm back with you with GTSC slot 3 aptitude paper discussion. तो यार इस सेशन में मैं आपके साथ aptitude का पेपर दिखाने वाला हूँ आपको, जो GTSC slot 3 में आया था. उसके अंदर 10 क्वेश्चंस थे बच्चों, and one by one we'll have a look at all the questions और फिर हम उनके सॉल्यूशंस भी देखेंगे. And I want कि सारे बच्चे पेपर के बारे में मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसा रहा पेपर आपका. So guys, this is me Abhi Arora back with you all and let's get going. First 41 क्वेश्चन है. A plus B का मतलब है A is son of B and A minus B का मतलब है A is wife of B. Then what does P plus R minus Q mean? तो मतलब का यार देखो, P is son of R and R is wife of Q. That means Q is father of P. तो करेक्ट आंसर आ जाएगा A. A is the correct answer for this question. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट द सीरीज. अगर आप देखोगे पैटर्न तो बच्चों क्या हो रहा है यहाँ पर, +2 फिर +4 फिर +6 फिर +8. डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम +10 21 +10 31. अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स कौन सा वर्ड नहीं बन पाएगा? ऑब्वियसली इट्स मिसाइल. एल तो दिख ही नहीं रहा कमिश्नर के अंदर, सी हो जाएगा.
नेक्स्ट डिसिडेंट, डिसॉल्व, डिसेंट, डिसोल्यूट, डिसोल्यूशन, इनको आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो भाई सबसे पहले तो ई आता है तो 3 हो जाएगा, फिर आई आता है तो 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद वी और यू में पहले यू आ जाता है, वी और यू में आपको चेक करना है, ठीक है, वी और यू में आपको चेक करना है। तो नेक्स्ट कौन आ जाएगा हमारे पास, फोर्थ आ जाएगा डिसोल्यूट आ जाएगा, दोनों में यू यू है, ऊपर वी तो आखिरी में आएगा, तो 2 एंड में आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 5, फिर 2 आ जाएगा, 3 1 4 5 2, दैट्स बी। नेक्स्ट स्काई वॉज ब्लू, सी इज ब्लू, यहां से हम ब्लू निकाल लेंगे, फिर वॉज निकल जाएगा, फिर स्काई निकलेगा, फिर सी निकलेगा, फिर पीपल निकलेगा। इस तरह से बच्चों हमारे पास सारे अगर मैं लिखूं तो पीपल मेरे पास आएगा 8, लाइक मेरे पास आ जाएगा 0 और बर्ड्स मेरे पास आ जाएगा 9। करेक्ट आंसर इज 809। नेक्स्ट पे आते हैं, अ गर्ल वॉक्स 50 मीटर टू द साउथ, ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्न्स लेफ्ट 20, तो ये 20 ये 50, फिर उसके बाद फिर वो नॉर्थ गई 30, तो ये 30, फिर उसने वापस अपना घर जाना स्टार्ट कर दिया, तो ये पड़ गया उसके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, in a certain code ripple is 613382, life 8192, तो वैल्यूज क्या हो जाएंगी, पिलर पी आ जाएगा मेरे पास कंपेयर करने पे 3, आई आ जाएगा मेरे पास 1, और फिर मेरे पास एल की वैल्यू लाइफ से ले रहा हूं मैं, 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ई हो जाएगा 2 और आर हो जाएगा 6, तो 318826 कौन सा हो गया, बी आ गया भाई सही आंसर। नेक्स्ट, कौन सा फिगर सही बैठेगा, तो बिल्कुल यार अगर आप मैच करोगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ होना चाहिए, फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, और यहाँ पर ये फिगर पूरा होना चाहिए, और साथ ही में कुछ ऐसा फिगर ये वाला भी कंप्लीट होना चाहिए, क्वाइट विजिबल, ये तो बी है। नेक्स्ट, टाउन आर इज टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ टाउन एच, ठीक है भाई, यहाँ पर एच, यहाँ पर आर, और ये कितना है, साउथ में है के, तो के यहाँ पर, अब के कौन सी डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, ऑप्शंस में नहीं है, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी सच रियल नंबर्स, नंबर ऐसे चाहिए जिसके पहले हमें कॉन्सोनेंट मिले फिर सिंबल मिले, तो कॉन्सोनेंट नंबर सिंबल का हमें पैटर्न चाहिए सीएनएस, तो भाई कॉन्सोनेंट्स देखते हैं, पी है, फिर अगले नंबर नहीं आया, एस के बाद नंबर नहीं आया, बी के बाद नंबर नहीं आया, ए के बाद नंबर आया, ए प्राइम नंबर, ए इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, ए इज अ वॉवल, सी के बाद नंबर नहीं आया, जेड के बाद नंबर नहीं आया, डी के बाद नंबर नहीं आया, क्यू के बाद भी नंबर नहीं आया, तो बात खत्म, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है, कैंसल, डी करेक्ट हो जाएगा। सो दैट गाइज, दैट वाज ऑल इन द एप्टीट्यूड सेक्शन, आई होप यू फाइंड इट वेरी इजी। मोर ओवर गाइज, अगर आपके पास कोई फीडबैक है, इफ यू वांट टू रीच आउट टू अस, then you can write us at support@goprep.co, or you can call us on the given number on the screen. So that's me, Avi Arora, signing off. Bye bye everyone, take care, see you next time.